हेलो डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सोशो पॉइंट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। बच्चों, हम लोग राधा कमल मुखर्जी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे, जिसमें इनका एक टॉपिक पूरा हो चुका है, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, मूल्यों की सामाजिक संरचना, है ना। 2 पार्ट्स में उसको कवर किया गया है। दोनों वीडियोज़ के लिंक आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हो, है ना? और आज हम लोग इनका इकोलॉजी पर क्या व्यूज़ है वो पढ़ेंगे, ठीक है? पारिस्थितिकी पर इनका क्या विचार है वो आज हम लोग जानेंगे। एंड आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो एंड लाइक भी किया करो, है ना? अच्छा लगता है, अच्छा फ़ील आता है, नथिंग एल्स, है ना? इतनी अभी इसमें कुछ कमाई वगैरह नहीं हो रही है एंड हो भी जाएगी तो आपकी टीचर है ना, आपके लिए अच्छी बात है ना, और अच्छे वीडियोज़ आएँगे फिर आपके लिए। चलो ठीक है, थोड़ा कोऑपरेट करो, आई नीड योर कोऑपरेशन। चलो, इसका जो रिलेटेड बुक है वो है सोशल इकोलॉजी, जो कि 1945 में पब्लिश हुई। राधा कमल मुखर्जी ने इसको पब्लिश किया। देखो, जो इकोलॉजी है ना, इकोलॉजी एक बहुत ही न्यू डिसिप्लिन है बाकी सब्जेक्ट से अगर हम कंपेयर करें। नया नया डेवलप हो रहा था। जब राधा कमल मुखर्जी ने देखा कि इकोलॉजी नाम की चीज़ है कोई, तो उन्होंने कहा कि अगर हम बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर इसको हम सोशियोलॉजी की तरफ मोड़ दें तो सोशियोलॉजी के लिए, डेवलपमेंट के लिए बड़ा अच्छा होगा, है ना? समाजशास्त्र का बड़ा अच्छा विकास होगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, सोशल इकोलॉजी बुक लिखी और इसमें अपने थॉट्स दिए हुए हैं। वो सब अभी आपको पता चलते जाएँगे धीरे-धीरे। और हाँ, अगर ये टॉपिक आप लोग समझ लेते हो ना, तो सोशियोलॉजी में आपके सिलेबस में तो है ही ये टॉपिक, साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग ये इतनी अच्छी डेवलप करेगा कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा ये टॉपिक, है ना? सोसाइटी के प्रति आपकी जो एक समझ है, उसका बड़े अच्छे से ये विकास करेगा टॉपिक, है ना? मेरे कहने का शुद्ध तात्पर्य ये है। और हाँ, अगर आप लोग ये टॉपिक अब शुरू कर चुके हो पढ़ने के लिए, तो प्लीज़ कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठो, है ना? इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। पहला, ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना? कॉपी पेन लेके बैठोगे, पॉइंट्स नोट करते जाओगे एंड सेकंड थिंग कि आपका टाइम एक्स्ट्रा वाला वेस्ट नहीं होगा इसको बार-बार देखने के लिए, है ना? पॉज़ कर सकते हो वीडियो को, पॉज़ करके आराम से पॉइंट्स नोट करो और सही से पढ़ो, ठीक है? तो इकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसका जो पुराना रिश्ता है, सबसे पहले जो डेवलप हो रहा था इकोलॉजी, तो इसका रिश्ता फ़िलहाल किससे है? वनस्पति विज्ञान से या बॉटनी से, है ना? इसमें बॉटनी की वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी से जुड़ा हुआ है ये। तो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पौधे के चारों ओर का पर्यावरण ही उसकी पारिस्थितिकी होता है ना, बॉटनी में ये चीज़ पढ़ते हैं, है ना? उसकी एक प्लांट की इकोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग। द एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लांट इज़ इट्स इकोलॉजी, है ना? तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि इकोलॉजी क्या होता है ना? गहरा संबंध है। धीरे-धीरे ये ज़ूलॉजी में भी आ गया, ठीक है? ज़ूलॉजी, जंतु विज्ञान, कि मतलब एक जो एनिमल है, उसके चारों ओर का जो एनवायरनमेंट है, वो उसको कैसे इफ़ेक्ट करता है ना? कैसे एक जानवर या जीव-जंतु के चारों ओर का पर्यावरण कैसे उसको प्रभावित करता है, तो वो ही उसकी पारिस्थितिकी होता है, जो उसके चारों ओर का पर्यावरण होता है ना? अब जैसे कोई डॉग है, कोई अगर वो जंगल में है, तो उसका कैसे वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, खूंखार हो जा रहा है, किसी को भी खा जा रहा है ना? आप जाओगे तो क्या होगा? तो आप उससे डर जाओगे। बट अगर किसी के घर पे बहुत प्यार से पाला हुआ डॉगी होगा तो क्या होगा? आप उसको छू सकते हो, है ना? वो भी आपको कुछ हार्म नहीं करेगा। तो कैसे एक जानवर के चारों ओर का पर्यावरण कैसे उसको उसके डेवलपमेंट में अपना रोल निभा रहा है, वैसे ही एक जो जंगली जानवर है उसके चारों ओर का पर्यावरण कैसे उसको डेवलप कर रहा है। तो मतलब एक जानवर का या एक पौधे का उसके चारों ओर के जो पर्यावरण होता है उससे एक गहरा संबंध होता है ना? तो ये चीज़ आप समझ गए ना? तो इसमें जो हम लोग बार-बार पर्यावरण, पर्यावरण कर रहे हैं ना, यही इकोलॉजी है। अगर हम किसी चीज़ का पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है, तो उस चीज़ का वो इकोलॉजी हो जाता है ना? ओवरऑल मोटे-मोटे तौर पर हम यही कह सकते हैं। ठीक है? समझ गए?
अब देखो, डॉक्टर मुखर्जी ने पारिस्थितिकी की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए इसको 2 भागों में विभाजित किया है। देखो, ध्यान रखना यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पारिस्थितिकी की बात कर रहे हैं, सामाजिक पारिस्थितिकी की नहीं, है ना? डॉक्टर मुखर्जी हैज़ डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स टू क्लैरिफाई इट, मतलब सोशल इकोलॉजी, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, है ना? 2 पार्ट्स कौन-कौन से? एक है मानव पारिस्थितिकी, दूसरा है सामाजिक पारिस्थितिकी, ह्यूमन इकोलॉजी एंड सोशल इकोलॉजी। अब ह्यूमन इकोलॉजी समझ सकते हो आप लोग, जितना अभी तक आपको बताया था, इसको पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। जीव जंतुओं की एक विशेष पारिस्थितिकी का उनके विकास की प्रक्रिया से एक घनिष्ठ संबंध होता है। उसी तरह मानव का विकास भी एक बड़ी सीमा तक उसके चारों ओर की पारिस्थितिकी संबंधी दशाओं पर निर्भर करता है। इसे ही हम मानव पारिस्थितिकी कहते हैं। A particular ecology of organisms has a close relationship with the process of their development. In the same way, the development of human beings also depends to a large extent on ecological condition around it. That is why we call it human ecology. आई डोंट थिंक कि अभी इसको आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है मुझे, है ना? नहीं अगर समझ में आया तो उसको दोबारा पढ़ लेना, बहुत क्लियर सा है चीज़, है ना? अभी तक इतना बताया आपको। अब देखो, ह्यूमन इकोलॉजी और सोशल इकोलॉजी 2 है ना, तो उसमें ह्यूमन इकोलॉजी जो है वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इट्स अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, एक व्यापक अवधारणा है ना? इसमें ज़्यादा चीज़ें समाहित होती हैं। सोशल इकोलॉजी में हम सोसाइटी से जुड़ी चीज़ों की अभी आगे पता चलेगा आपको, है ना? क्लियर होता जाएगा। अब देखो, जो मानव पारिस्थितिकी की बात अगर हम करें ह्यूमन इकोलॉजी की, तो मानव का पर्यावरण, क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें, हम लोग क्या-क्या चीज़ें पढ़ते हैं? एक मानव है, उसका पर्यावरण, ठीक है? जीव रचना संबंधी विशेषताएँ, क्षेत्रीय संतुलन और इन सभी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये सब हम ही ह्यूमन इकोलॉजी में पढ़ते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट, बायोटिक फीचर, रीजनल बैलेंस, द रिलेशन ऑफ ऑल दीज़, है ना? अब देखो, इसको आप लोग क्लियर कर लो। एक इंसान को इमेजिन करो और उसकी चारों तरफ क्या-क्या चीज़ें हैं उन सबको, और वो सारी चीज़ें आपस में मिल कर के कैसे बैलेंस रहती हैं, है ना? इस तरीके की कुछ इमेजिनेशन करो। अब जैसे मानव का पर्यावरण है, तो किस जगह पे रहता है? रूरल कि अर्बन कि बहुत डेवलप्ड कंट्री में कि अंडर डेवलप कि डेवलपिंग, है ना? या फिर उसकी जीव रचना कैसी है ना? गोरा है, काला है, ठीक है? गोरे लोग कैसे एनवायरनमेंट पे सर्वाइव कर सकते हैं, काले लोग कैसे, है ना? लंबा है, छोटा है, उसका बॉडी बहुत मजबूत है, फाइट करने के लिए काबिल है, या ऐसे ही है नॉर्मल एवरेज, ठीक है? और उसका जो एनवायरनमेंट है ना? वो कैसा है, नेचुरल एनवायरनमेंट। इसके अलावा उसके गवर्नमेंट कैसी है जहाँ पर वो रहता है, वो वहाँ पे डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी है, ठीक है? क्या है वहाँ पे? तो सब कुछ ऑल, है ना? सब कुछ आ जाता है किसमें? ह्यूमन इकोलॉजी में। मतलब एक इंसान के ऊपर जो चीज़ें असर डाल रही हैं उसके चारों ओर मौजूद, वो सारी चीज़ें क्या किस में हम पढ़ेंगे? ह्यूमन इकोलॉजी में, ठीक है? और ये ह्यूमन इकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना? हमारे समाज के विकास के लिए, और हो भी रहा है इसका डेवलपमेंट। देख सकते हो, किसी समुदाय के संपूर्ण पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन, है ना? समुदाय मतलब लोगों का एक ग्रुप, ठीक है? जो कहीं पर रहता है, ठीक है? सोशियोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? ग्रुप्स की स्टडी करते हैं ना? एक इंडिविजुअल की स्टडी तो करते नहीं है। हम लोग ओरिएंटेड किसकी तरफ होते हैं? कम्युनिटी की तरफ, ना कि एक पर्सन की तरफ, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे समुदाय से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर ह्यूमन इकोलॉजी वाले स्टडी करने गए हैं तो वो एक इंसान पे स्टडी नहीं करेंगे, है ना? ह्यूमन, सारे ह्यूमन एक जगह पे जो रहते हैं उन सबका साथ लेकर के स्टडी करेंगे ना, कि उनका कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब कुछ पढ़ते हैं उसमें। तो आई डोंट थिंक कि आपको अभी कुछ कन्फ्यूज़न है। और इन सारी चीज़ों की स्टडी का फ़ायदा किस में होता है? जीव विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, जनांकिकी, बायोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी, है ना? ये सब सारे सब्जेक्ट्स को फ़ायदा मिलता है किससे? ह्यूमन इकोलॉजी से, ठीक है?
मतलब अगर ह्यूमन इकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें, स्टडीज़ अगर होंगी, तो उससे बायोलॉजी जो है आपका, उसको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब जैसे जियोग्राफ़ी है ना? तो उसको हेल्प मिलती है डेवलप होने में, उसमें मतलब और चीज़ें होती हैं, तो उन सबको अगर हम लोग हेल्प लेकर के पढ़ते हैं, तो चीज़ें ज़्यादा रियलिटी तक पहुँचती हैं, ज़्यादा क्लैरिटी तक पहुँचती हैं, है ना? ज़्यादा चीज़ें सही साबित होती हैं और इंसान के डेवलपमेंट में उसका यूज़ किया जा सकता है। अब जैसे इकोनॉमिक्स है ना? या डेमोग्राफ़ी है, इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में अगर आप लोग एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चलेगा। अब हम लोग चलो बढ़ते हैं किसकी तरफ? सामाजिक पारिस्थितिकी की तरफ, सोशल इकोलॉजी। अब सोशल इकोलॉजी पे स्टडी कर रहे थे ये लोग, ठीक है? पर्क बर्गेस, ओडम, मैकेंजी, ऑकबर्न, ठीक है? ये सारे लोग स्टडी कर रहे थे और स्टडी करके ये लोग इकोलॉजी के बारे में क्या बता रहे थे, सोशल इकोलॉजी के बारे में, कि पारिस्थितिकी मनुष्य का की क्षेत्रीय दशाओं दशाओं तथा उनके द्वारा सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन से संबंधित है। इकोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ रीजनल कंडीशंस ऑफ अ मैन एंड द इफेक्ट दे हैव ऑन सोशल लाइफ। ठीक है, अब देखो रीजनल कंडीशन बहुत सारी होती हैं, ठीक है? किस जगह पे वो रहता है, उसके चारों तरफ कैसे लोग हैं, है ना? बहुत ज़्यादा जातिवाद फैला है कि बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड लोग हैं, एक ही धर्म के हैं कि बहुत अलग-अलग धर्म के लोग रहते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं या अलग-अलग भाषा बोलते हैं, सबको कोऑपरेट करके चलते हैं या नहीं, ठीक है? पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, नॉर्मल छोटे उद्योगों में लगे हुए हैं कि बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ में या बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में काम करते हैं, ठीक है? सब कुछ सबका फ़र्क पड़ता है, ठीक है? पारिस्थितिकी में हम हर एक चीज़ का स्टडी करते हैं और जैसे वो लोग होंगे, वैसे ही वो लोग आपस में इंटरैक्ट करेंगे, कि मतलब अगर उनमें आपस में धार्मिक सौहार्द होगा, रिलीजियस अगर उनमें अच्छा है, तालमेल बैठता है, तो अच्छे से रहेंगे। अगर बहुत ज़्यादा क्लोज़ माइंडेड हैं, तो एक-दूसरे से पता चला भाषा के आधार पे लड़ने लगे, कलर के बेस पे लड़ने लगे, एक-दूसरे के कपड़ों के आधार पर, पहनावे के आधार पर, है ना? या हो सकता है बड़े प्यार से रहते हों, एक-दूसरे की हर प्रॉब्लम में मदद करते हों। तो कहने का मतलब है, क्षेत्रीय दशाओं में सब कुछ आ जाता है और उसी का उनके सामाजिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। अब इन दोनों की ही स्टडी हम लोग किस में करेंगे? सामाजिक पारिस्थितिकी में, ठीक है? क्लियर हो गया? अब राधा कमल मुखर्जी क्या कहते हैं कि सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणा मानव पारिस्थितिकी की अवधारणा से अलग है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इकोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी। ठीक है, कैसे? मानव पारिस्थितिकी में हम जहाँ मुख्य रूप से किसी समूह के जीवन की भौगोलिक दशाओं के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, वहीं सामाजिक पारिस्थितिकी का संबंध उन प्रक्रियाओं से है जिनके आधार पर मनुष्य अपनी सामाजिक संरचना तथा विभिन्न संस्थाओं के साथ अनुकूलन करता है। क्लियर? नहीं हुआ है तो अभी कर देती हूँ। इन ह्यूमन इकोलॉजी वेयर मेनली स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ जियोग्राफिकल कंडीशन। इतना तो क्लियर हो गया ना कि ह्यूमन इकोलॉजी से कैसे डिफरेंट है, कि इसमें तो हम बाहर की चीज़ों का अध्ययन करते हैं, कि बाहर का जो जो चीज़ें हैं, मतलब बाहर की चीज़ें मतलब जो इंसानों से रिलेटेड नहीं हैं, वो सारी बाहर की चीज़ें हो गई, वो सारी जियोग्राफिकल हो गई, है ना? इंसानों से रिलेट करेगी अगर कोई चीज़ तो वो सोशल हो जाएगी, है ना? तो ह्यूमन इकोलॉजी में हम लोग भौगोलिक दशाओं की स्टडी करते हैं सिर्फ, ये राधा कमल मुखर्जी ने क्लियर किया। और वहीं सोशल इकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? द प्रोसेसेस, उन प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं। अब आपको पता है ना प्रोसेसेस क्या होती हैं? कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन, है ना? ये सारी एडेप्टेशन, कंपटीशन, बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, मतलब जो इंसान की आपस में चलती रहती है ना? तो सोशल इकोलॉजी में हम लोग प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं, प्रोसेसेस ऑफ बेसिस ऑन ऑफ विच ह्यूमन बींग्स अडप्ट टू देयर सोशल स्ट्रक्चर एंड इट्स वेरियस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मतलब एक इंसान की सामाजिक संरचना, ठीक है,
उससे वो क्या करता है, अनुकूलन करता है। और उसमें जो बहुत सारी संस्थाएँ हैं, ठीक है? जैसे हमारे यहाँ इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है? अगर हम लोग ऐसे बात करें, हायरार्की की बात करें, तो यहाँ पे कास्ट बेस आपको दिखता है ना? अब तो काफ़ी चेंज आ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में अभी भी बना हुआ है कि हमारे यहाँ कास्ट ही सब कुछ है। अब देखो, आप लोग अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप लोग जब न्यूज़ चैनल खोलते हो, तो वहाँ पर अभी जब वोटों का अनुमान लगाया जाता है, तो अभी भी क्या बोलते हैं वो लोग कि यहाँ पर दलित ज़्यादा हैं, तो इनको ज़्यादा वोट मिलने के चांसेस हैं, ये जो दलित से रिलेटेड पार्टी है। या यहाँ पे मुस्लिम्स ज़्यादा हैं, या यहाँ पे हाई कास्ट जो हिंदूज़ हैं वो ज़्यादा हैं। मतलब क्या है, अभी भी कास्ट का तो भाई हम नहीं मान सकते कि यहाँ से प्रभाव ख़त्म हुआ है, बल्कि बहुत ज़्यादा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं टाइम के साथ-साथ, अ, बहुत ज़्यादा कास्ट का जो है इनडायरेक्टली हम पर जो है हो रहा है उसका इम्पैक्ट। चाहे हम लोग जब कोई कॉम्पिटिशन देते हैं, है ना, जॉब्स का, उसमें भी ऐसे खेल किया जाता है कि हम लोग डिवाइडेड रहते हैं। और अभी इलेक्शन हो रहा है, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि कैसे हम लोग डिवाइड किए जा रहे हैं। भले ही हम किसी से मिलते हैं बड़े प्यार से, नहीं मानना चाहते कुछ भी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जाती हैं, एलिमेंट्स, जिसके बिना पर हम कास्ट पर आ जाते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना वैसे जनता के हाथ में है, बट वो आंखें बंद करके बैठी हुई है, तो हम कुछ कर नहीं सकते, है ना? आप लोग मत करिएगा, ठीक है, कभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो फिलहाल सामाजिक संरचना की बात कर रही थी मैं, तो बहुत सारी, अब जैसे सामाजिक संरचना में मेल फीमेल को भी ले लो, पैट्रियार्की ज़्यादा है, कहीं पर जो है मैट्रियार्कल सिस्टम है, तो मतलब वो भी स्ट्रक्चर पर अपना असर डालता है कि आपका पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है कि मातृ सत्तात्मक, ठीक है? अब जैसे हम लोग अभी मी टू मूवमेंट, है ना, देख रहे हैं, बहुत सारे अब बहुत सारे लोग मी टू मूवमेंट का मजाक उड़ाते हुए भी मिल जाते हैं, और बहुत सारे लोग इसका मिसयूज़ करते हुए भी मिल जाते हैं। लेकिन असल में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ईव टीजिंग होती है, ना जाने क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसे एक्सप्लॉयटेशंस होते हैं जो हमें पता भी नहीं है कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना? तो मज़ाक बनाने से, बहुत सारी गर्ल्स भी इस चीज़ का मज़ाक उड़ाती हैं, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, है ना? थोड़ा ओपन माइंडेड होकर के सभी को सोचना पड़ेगा, और चीज़ों को सही डायरेक्शन में भी लेकर के जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मतलब हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे? ह्यूमन इकोलॉजी इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, सोशल इकोलॉजी, ठीक है? तो समझ गए कैसे डिफरेंट है। अब देखो, बहुत अच्छा, राधा कमल मुखर्जी का खुद के शब्दों में डेफिनेशन देख लो, तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि आखिर उनका व्यू क्या था सोशल इकोलॉजी को लेकर के। सामाजिक पारिस्थितिकी वह अध्ययन है जिसमें स्थान, व्यवसाय, समय के अनुसार संबंध स्थापित करने वाले व्यक्ति और समूह एक दूसरे के साथ सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष तथा समायोजन के रूप में अंतरक्रिया करते हैं। अंतरक्रिया मतलब वो इंटरेक्शन वाली अंतरक्रिया, ठीक है? ये वाला रा बना करके अंतरक्रिया लिख लेना, ये रा हटा करके, ठीक है? अंतरक्रिया। सोशल इकोलॉजी स्टडीज द प्लेस, occupation, time relations of persons and groups in their processes of competition, cooperation, conflict, accommodation and succession। समझ गए? देखो, इसको दोबारा पढ़ोगे, बहुत क्लियर सी डेफिनेशन है कि सामाजिक पारिस्थितिकी में हम उन सभी चीज़ों की स्टडी करते हैं जिसमें हम सभी लोग एक दूसरे से, जिसके बेस पर हम सभी लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, या प्रतिस्पर्धा करते हैं, संघर्ष या समायोजन करते हैं, या एक दूसरे के साथ मतलब एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, है ना, इन सारी चीज़ें हम लोग किसके बेस पर करते हैं? सोशल इकोलॉजी के बेस पर। और सोशल इकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें फिर हम लोग पढ़ेंगे कि किस जगह पे रहता है, क्या ऑक्यूपेशन करता है, वो कम्युनिटी में क्या ऑक्यूपेशन होता है, उसका क्या एनवायरनमेंट है ना? अगर क्या करते हैं हम लोग, व्यक्ति या एक दूसरे या पूरे समूह की बात कर लें, तो समूह में कम्युनिटी आएगा ना, समुदाय। तो समय के अनुसार उनके क्या रिलेशनशिप है ना? अब जैसे कोई जगह है जहाँ पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चरल एरिया है, वो लोग
जानवर पालते हैं, मतलब बहुत ही पुराने ज़माने के लोग हैं, बट उनका टेक्नोलॉजी से वो हो गया, इंटरेक्शन हो गया। अब टेक्नोलॉजी से जब जुड़े, मान लो मोबाइल फ़ोन से जुड़े, इंटरनेट से जुड़े, तो क्या हुआ, उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको बहुत अच्छे से चलाना आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब वो क्या करेगी, पूरी दुनिया को देखेगी। अब पूरी दुनिया को देखेगी जब, तो देखेगी कि अरे बाकी लोग तो हमसे बेटर वे में रहते हैं, बेटर लाइफ से जुड़े डिसीजंस लेते हैं, तो हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, है ना? हम लोग क्यों अपने ही कास्ट में शादी के पीछे मरे जा रहे हैं, क्यों अपने ही कास्ट के स्पाउस ढूंढ रहे हैं, जबकि हमको दूसरा बेटर मिल रहा है एक पर्सन, बट उसका कास्ट नहीं मैच हो रहा है, तो हम नहीं कर रहे हैं शादी। ये तो बड़ा बेकार सा है ना। तो क्या करेंगे वो लोग, अपने जो पुराने वाली पीढ़ी है उनसे क्या करेंगे, एक तरीके से रेबेलियंस बन जाएंगे ना, कि वो तो नहीं मानेंगे पुराने वाले जनरेशन वाले, लेकिन उनको हाँ, वो क्या करेंगे, ओपन माइंडेड वाले डिसीजंस लेने की सोचेंगे। तो इस तरीके से, है ना, ये सब एनवायरनमेंट का असर पड़ता है। अब कहीं पर टेक्नोलॉजी है ही नहीं, कहीं पर लाइट ही नहीं आती है, तो वहाँ के लोग कैसे होंगे? तो ये सब कुछ, है ना, कैसे इकोलॉजी जुड़ी हुई है सोसाइटी से, है ना? कितना हम दो लोग दोनों चीज़ों का कितना कोऑपरेशन देख रहे हैं, कितना कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं, है ना? इकोलॉजी का और एक ह्यूमन सोसाइटी का, उसकी कैसी सोसाइटी डेवलप हो रही है उसकी इकोलॉजी की वजह से, है ना? तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप लोग अब दिमाग लगा सकते हो ना, इसको आप अच्छे से पढ़ना, ये लर्न भी हो जाएगी डेफिनेशन। यही कहा सोशल इकोलॉजी में राधा कमल मुखर्जी ने। और जो आपने इन लोगों के पढ़ा ना, अब देखो ये लोग जिन्होंने सामाजिक पारिस्थितिकी के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ा बताई, तो इससे अलग चीज़ बताई ना राधा कमल मुखर्जी ने। तो राधा कमल मुखर्जी इनसे पार्शियली एग्रीड थे, टोटली एग्रीड नहीं थे कि आप लोग बहुत सही डेफिनेशन दे रहे हो, नहीं मैं नहीं मानता, राधा कमल मुखर्जी कहते हैं, है ना? क्यों नहीं मानता? क्योंकि ये लोग क्षेत्रीय दशाओं की बात कर रहे हैं और उसका सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन राधा कमल मुखर्जी सोशल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, है ना, सामाजिक प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं। देखो, वो कहते हैं इन सब की वजह से लोग आपस में कैसे एक दूसरे से ये सब करते हैं, है ना, ये सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, समायोजन। अब इसकी स्टडी, ये सारी होल की स्टडी हम लोग किस में करेंगे, सोशल इकोलॉजी में करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो अब हम लोग बहुत आराम से इसको देखेंगे। देखो, आराम से देखना ज़रूरी है, ये भागो मत कहीं पर भी, क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है ना। किताब खोल के बैठोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा तो क्या मतलब है इसका। ठीक है, एकदम पेशेंस के साथ पढ़ना ज़रूरी है। कुछ लोग शॉर्ट वीडियोस देखते हैं कि हाँ ये टॉपिक है, इसने 7 मिनट में ख़त्म कर लिया तो मैं इसका वीडियो देखूंगा। नहीं, उससे आपका काम नहीं चलने वाला। हाँ, आपने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया कि हाँ मैंने देख लिया, बट आपको कुछ नहीं आया कुछ समझ में, तो क्या फ़ायदा है ना। चलो हम लोग इसके जब तत्व देखेंगे तो हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कौन कौन से एलिमेंट्स बताए राधा कमल मुखर्जी ने। अब देखो, आप लोग खुद, अब इतनी सारी चीज़ें सुन लिया आप लोगों ने इकोलॉजी के बारे में, तो आप लोग ये चीज़ तो खुद से बता सकते हो ना कि इसका क्या फ़ायदा होगा समाजशास्त्र में अगर हम लोग इकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, है ना। आप लोग फ़ायदे का जो है अनुमान लगा सकते हो कि कितना फ़ायदेमंद है कि अगर हम कहीं की इकोलॉजी को जान लें, फिर हम लोग उसका कैसा सोसाइटी है वो तो हम लोग खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी सोसाइटी होगी, है ना। अब राधा कमल मुखर्जी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बता रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप इकोलॉजी को पढ़ने जा रहे हो कहीं की, तो ये सारे एलिमेंट्स ध्यान में रखना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसमें पहला आता है आपका रीज़न या क्षेत्र। क्षेत्र कैसा है आपका। अब ऑब्वियस सी बात है, आप कैसी जगह पे रहते हो, पहाड़ी इलाके में रहते हो कि बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे रहते हो जहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है ना। कैसा एरिया है आपका, वहाँ पर क्या चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, गोल्ड ज़्यादा पाया जाता है कि डायमंड पाया जाता है कि कुछ भी नहीं पाया जाता, बंजर ज़मीन है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर ही नहीं हो सकता, वहाँ पे चावल ज़्यादा होता है कि गेहूँ ज़्यादा होता है कि कौन सी फसल ज़्यादा होती है, पास में समुद्री इलाका है कि नहीं है ना, कि आप समुद्र से दूर हो। ठीक है, तो मतलब क्षेत्र का अध्ययन करना ज़रूरी होता है अगर हम सोशल इकोलॉजी में जा रहे हैं तो। अब देखो, जहाँ किसी जगह, मतलब कोई जगह जैसी होगी, वहाँ पर जैसे संसाधन पाए जा रहे हैं, जैसे रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं, वैसे ही लोग क्या करेंगे, ऑक्यूपेशन करेंगे। ठीक है,
अगर बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जा रहा है तो लोगों का ऑक्यूपेशन ज़्यादा अच्छा होगा, है ना? लोगों में देखा जाएगा तो कॉम्पिटिशन, जो गला काट वाली प्रतियोगिता होती है ना, कि एक दूसरे को कभी मतलब आगे नहीं निकलने देना है ना? 1 रुपया भी नहीं कम करना है। कोई गरीब है, जैसे मेडिकल स्टोर पे जाते हो 1 रुपया भी नहीं कम कर सकते। तो मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, वहाँ के रिसोर्सेज़ कैसे हैं, ठीक है? इन सारी चीज़ों पर असर करता है ना, कि वहाँ पर फिर जैसा लोग ऑक्यूपेशन करते हैं वैसे ही उनमें यूनिटी बन जाती है। अब जैसे कहीं पर बहुत ज़्यादा लोग मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करते हैं, तो वहाँ पर देखो आप, जो घर बने होंगे, जिन घरों में लोग रहते होंगे, उनका अपने पड़ोस से कोई संबंध ही नहीं होता है ना? कोई रिलेशन ही नहीं होता। सब अपने-अपने काम में लगे हुए हैं, आपस में कोई मतलब ही नहीं है। बगल में किसी को किसी का मर्डर भी हो गया तो नहीं पता चलेगा, इतना ज़्यादा, है ना? तो क्षेत्र जैसा है, वहाँ के रिसोर्सेज जैसे हैं, वैसे ही वहाँ की सोशल प्रोसेसेस होती हैं। वैसे ही वहाँ सोशल प्रोसेस, समझ गए ना, जो अभी इन्होंने बताया, कि जैसा वहाँ का एरिया होगा वैसे ही लोग आपस में कैस कॉम्पिटिशन होगा, या कोऑपरेशन, या कॉन्फ्लिक्ट, या एकोमोडेशन, मतलब आपस में कैसे मिलजुल करके रह रहे हैं, ठीक है? तो क्षेत्र का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसको आप बेसिकली किससे आप जोड़ सकते हो क्षेत्र को, कि वहाँ की जो सांस्कृतिक एकता कैसी है, कल्चरल यूनिटी कैसी है, वहाँ की जनसंख्यात्मक विशेषता क्या है ना? पॉपुलेशन की क्या नेचर है। बहुत ज़्यादा लोग पास-पास रहते हैं, बहुत छोटे-छोटे घरों में रहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कि बड़े-बड़े बंगले हैं और 1-2 इंसान रहते हैं, या कभी-कभार उसमें आते हैं, या कैसा है ना? वहाँ की जनसंख्यात्मक विशेषता, वहाँ पे कैसे रिसोर्सेज़ पाए जाते हैं, ठीक है? मतलब प्राकृतिक संसाधन, है ना? नेचुरल रिसोर्सेज, या आप उसको वैसे भी कह सकते हो कि जैसे सुपरमार्केट्स हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं इजीली, है ना? तो आप वहाँ पर जा कर के आराम से आपकी लाइफ मतलब बड़ी इजी हो जाती है इन सारी चीज़ों से, अगर ये सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी होती है एक एरिया में, है ना? तो वो डेवलप भी कहलाता है अगर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं लोग, ठीक है? या कम पढ़े लिखे हैं, तो ये सारी चीज़ें रीज़न से जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद आपका आता है जनसंख्या तथा रहन-सहन। जनसंख्या तथा रहन-सहन, ये नहीं होगा, जनसंख्या तथा जनसंख्या के रहन-सहन के प्रतिमान, ठीक है? ये पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स लिविंग, है ना? पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन मतलब, जैसे दिल्ली को ले लो, कितना पास-पास लोग रहते हैं। पास-पास मतलब वहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी, जानते हो ना, जनसंख्या घनत्व, कि एम एक निश्चित किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, ठीक है? पर किलोमीटर कितने लोग, अगर 100 लोग रहते हैं या 500 लोग रहते हैं, तो अंतर है ना। 1 किलोमीटर में अगर 500 लोग रह रहे हैं किसी जगह पर, या 1 किलोमीटर में सिर्फ 100 लोग रह रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस है ना। तो वही है पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। और वहाँ पे अगर सोचो, बहुत ज़्यादा पास-पास लोग रहते हैं तो उनका कैसा लिविंग होगा, खुद अंदाज़ा लगा सकते हो ना। सोचो एक जगह पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो उसके नेचुरल रिसोर्सेज़ पे कितना बर्डन बन जाएगा। अब जैसे बहुत ज़्यादा पास-पास लोग रहते हैं तो वहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम हो सकती है, या एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज़्यादा लोग होंगे, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स होंगे, नॉइज़ पॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। आपस में कॉन्फ्लिक्ट वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है, कि बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से अच्छी नहीं बन रही है, या हो सकता है एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट करके रहते हो, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, ठीक है। और उनमें वो जो जनसंख्या है वहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर कैसा है, श्रम का विभाजन कैसा है, ये सब कुछ पढ़ते हैं हम लोग। श्रम का विभाजन मतलब कि अगर वहाँ पे मेल्स बाहर काम करते हैं, कि फीमेल और मेल दोनों ही बाहर काम करती हैं, या वहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे भी काम करते हैं, या बच्चे बहुत अच्छे से, मतलब उनको एजुकेशन का है अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो मतलब सब कुछ आ जाता है कि वो लोग कैसे रहते हैं, रहन-सहन के प्रतिमान, जनसंख्या, ठीक है। कितनी ज़्यादा जनसंख्या है ना? एक जगह पर कितनी ज़्यादा जनसंख्या है, मान लो एक इतनी बड़ी-सी जगह है और एक इतनी बड़ी-सी जगह है। यहाँ पर सिर्फ 2 लोग रह रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है? तो दोनों में डिफ़रेंस है ना, दोनों की स्टडी में। तो वही है।
और यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, दोनों में डिफरेंस होगा। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और गतिशीलता भी पढ़ते हैं इसमें हम लोग, कि पॉपुलेशन की गतिशीलता कैसी है, मोबिलिटी कैसी है। कि ऐसा तो नहीं यहाँ के लोग क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं और अपने परिवार को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं काम करने, या ऐसा तो नहीं यहाँ पर सिर्फ बूढ़े माँ बाप ही रह रहे हैं, है ना, बच्चे बाहर चले जा रहे हैं काम करने के लिए विदेशों में या कहीं और। तो मतलब सब पैटर्न ऑफ लिविंग में सब आ जाता है, ठीक है। समुदाय की रचना कैसी है, नेचर ऑफ कम्युनिटी कैसा है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखो जैसे कोई एक एरिया है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आपस में मिलजुल करके रह रहे हैं प्यार से, ठीक है। आप एक अर्बन एरिया को ले सकते हो और एक रूरल एरिया को ले सकते हो, ठीक है। रूरल में कैसे लोग रहते हैं और अर्बन में कैसे लोग रहते हैं, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब जैसे जो गांव के लोग होते हैं उनमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि आपस में लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। गांव का एक लड़का आईएएस बन जाता है तो सभी को प्राउड फील होता है ना। अब क्या ये सारी चीज़ें आप कंपेयर कर सकते हो ना, ये सारी चीज़ें क्या अर्बन में होती हैं? एक का आईएएस बन गया तो दूसरे का तो खून खौलेगा ना, मेरा बेटा ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है ना। अभी देखो आप, ये अर्बन एरिया की प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स कंपेयर करते हैं बच्चों को, एक दूसरे के बच्चों को, है ना। यहाँ पर क्या है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अपनी थोपते हैं कि बच्चे को यही बनना है, यही सबसे बेस्ट प्रोफेशन है, वही लोग डिसाइड कर लेते हैं। बच्चे का नेचर कैसा है, वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करता है, उसके सेल्फ को ढूंढने की आज़ादी उसको नहीं मिलती है। ज़्यादातर तो यही देखने को मिलता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि नेचर ऑफ कम्युनिटी कैसी है। अब यहाँ के लोग स्टेटस देने का भी काम करते हैं कि अगर मान लो गांव में किसी का बिजनेस बड़े अच्छे से चल गया, है ना, मतलब इतने अच्छे से चल गया कि वो अपने पूरे परिवार को बड़े आराम से खिला पिला रहा है, तो उसका लोग बहुत सम्मान करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, अब वहाँ पर मान लो कोई लड़का अगर ऐसा करता है तो उसको लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब एडमायर करेंगे, अपनी बेटी की शादी के लिए ऐसा ही लड़का ढूंढेंगे, है ना। अगर विलेज है, अगर यही चीज़ अर्बन में होगा तो क्या है, लोग किसके पीछे भाग रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की। भाई सेटलमेंट है उसके पास, बिजनेस कभी चला कभी नहीं चला, है ना, हम तो अपने बच्चे लड़की की शादी गवर्नमेंट जॉब वाले से करेंगे। स्टेटस दे रहे हैं ना आपको, एक स्टेटस दे रहे हैं सोसाइटी में, कैसा आपका स्टेटस है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कैसा स्टेटस है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो कैसा स्टेटस है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसे एरिया में रहते हो। पता चला कोई एरिया है जहाँ पर कोई भी किसी तरह की, ट्राइबल एरिया को ले लो, ट्राइबल एरिया में कोई एक इंसान अगर आगे निकल जाता है, अच्छी पोस्ट पर पहुँच जाता है, तो अपने पूरे एरिया को मतलब अच्छा कर देता है, उसके वेलफेयर के लिए काम करता है। सोचो कितना अच्छा रिलेशनशिप है उसका उसकी कम्युनिटी के साथ, और वो लोग कितना कैसा स्टेटस देंगे उसको या ऐसे लोगों को, है ना। अर्बन में नहीं है, तो ये सारी चीज़ें डिफरेंस हो जाता है, इसीलिए हमें नेचर ऑफ कम्युनिटी भी पढ़ना होगा, ठीक है। ट्राइब का अलग होगा, अर्बन रूरल का अलग होगा, वेस्टर्न कंट्रीज़ का अलग होगा, सब कुछ अलग होगा ना। अब देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, इन सब का आपस में रिलेशनशिप है, इसको अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग आप डिस्क्राइब करने की सोचो तो नहीं कर सकते। अब देखो समुदाय की रचना में पॉपुलेशन भी तो आ जाती है ना, कि एक समुदाय में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, डेंसिटी की कम है, डेंसिटी कि लोग कैसा ऑक्यूपेशन करते हैं, है ना, सब कुछ आ जाता है। तो हम लोग इतना ज़्यादा ये मत सोचिएगा कि इसमें बिल्कुल अलग चीज़ बताएं, है ना। सब जितने भी एलिमेंट्स देख रहे हो सब एक दूसरे से रिलेट ही कर रहे हैं। अब सोशल स्टेटस की बात करें, हम सामाजिक परिस्थिति की बात करें, तो ये भी उसी से जुड़ा हुआ है ना। कैसे, अब देखो कोई कम्युनिटी एक इंसान को जो स्टेटस देती है उसी के हिसाब से उसके अधिकार तय होते हैं, उसकी क्या भूमिका होगी, उसका क्या रोल होगा, उसको कितनी क्या क्या चीज़ें मिलेंगी मतलब सोसाइटी से, ठीक है, उसके क्या क्या मतलब अथॉरिटीज़ होंगी।
वो सारी और क्या-क्या उसको चांसेस मिलेंगे लाइफ में, वो सब सब स्टेटस पे डिपेंड करता है, जो कि आपको एक कम्युनिटी ने दी है। कम्युनिटी मतलब सोसाइटी ने दी है, ठीक है? यहाँ पे मीनिंग है उसका। जैसे अगर आप बहुत एक छोटे से एग्जांपल से आपको ये चीज़ समझा देती हूँ। जैसे कोई एरिया है जहाँ पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, तो सोचो वहाँ पर एक लड़के को क्या-क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, लाइफ में क्या चांसेस मिलने वाले हैं, क्या-क्या अधिकार मिलने वाले हैं, सब कुछ। और एक लड़की को क्या मिलने वाला है ना? दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, वो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है? कहीं पर लड़कियों को बहुत ज़्यादा दबा करके रखा जाता है, उनको अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने के अधिकार नहीं है, उनको बाहर घर से बाहर नहीं निकलना है, उनको पढ़ना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ घर के काम करने हैं और सबकी हेल्प करनी है ना? तो ये सब उसके अधिकार हैं, उसके राइट्स हैं। लड़के के क्या राइट्स हैं कि वो बाहर जाए, कमाए, घर को सँभाले, घर का पूरा बर्डन, इकोनॉमिक बर्डन अपने सिर पर ले, है ना? लड़के की सारी ज़िम्मेदारी है बाहर का सारा काम परफेक्टली करने की। ये क्या है? पैट्रियार्की है, ठीक है? जहाँ पर दोनों लोगों को, गर्ल्स और बॉयज़ को, दोनों को इक्वल ट्रीट किया जा रहा है। वहाँ पे डिफरेंट है, डिफरेंट सोशल स्टेटस है दोनों का, ठीक है? तो इस तरीके से सोशल स्टेटस सोसाइटी देने का काम करती है। जैसी सोसाइटी होती है वैसे ही वहाँ वहाँ पे लोगों को सोशल स्टेटस मिलता है ना? तो कल्चर का भी इसमें इम्पैक्ट देख रहे हो, है ना? संस्कृति कैसी है कहीं की, तो ये सारी चीज़ें सोशल इकोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। अब पारिस्थितिकी की प्रक्रियाओं की बात कर लें हम। प्रक्रिया के पीछे ही पड़े हैं राधा कमल मुखर्जी, इतना जान लो। प्रक्रिया नहीं बताया तो फिर बेकार है राधा कमल मुखर्जी को बताना, ठीक है? तो पारिस्थितिकी की प्रक्रियाएं कौन सी हैं? प्रोसेस ऑफ इकोलॉजी। देखो, प्रोसेसेस में हम लोगों ने अभी डेफिनेशन में भी देखा कि हम लोग इसमें गतिशीलता, स्तरीकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, सामाजिक संतुलन, ये सब का सब प्रोसेस के अंदर आता है ना? कि स्ट्रैटिफिकेशन कैसा है, कंपटीशन, कोऑपरेशन, एडजस्टमेंट, सोशल बैलेंस, वहाँ पे लोग कितना डायनेमिक हैं, है ना? गतिशीलता में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? माइग्रेशन वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है? माइग्रेशन, इमाइग्रेशन, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। माइग्रेशन मतलब प्रव्रजन, ठीक है? माइग्रेट करना, जानते होगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रोसेसेस इकोलॉजी पे डिपेंड करती हैं कि परिस्थिति कैसी है, कैसा एनवायरनमेंट है एक एरिया का, एक कम्युनिटी का, है ना? तो वो सारी चीज़ें। अब देखो, गतिशीलता में हम लोग बहुत सारी चीज़ें लाते हैं। माइग्रेशन के अलावा भी रिलेशनशिप में भी गतिशीलता देखने को मिल रहा है कि कल्चर में कैसे हम लोग चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना? अगर चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भी हम लोग बड़े गतिशील हैं, है ना? डायनामिक हैं कि हमने जैसे ही देखा कि ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है तो हमने तुरंत से चेंज कर लिया। हाँ, हम इंटरकास्ट मैरिज को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है? उसको भी अपना रहे हैं, मतलब, ठीक है? तो जहाँ पर ज़्यादा गतिशीलता होगी वहाँ पर लोगों के आपस में जो रिलेशनशिप है वो बड़े अच्छे होंगे कि भाई, मतलब ओपन माइंडेड लोग हैं ना, सब कुछ मान जा रहे हैं। ये नहीं कि अपने पुराने कल्चर को लेकर के बैठे हैं, अड़े हैं, ये नहीं हो रहा है। तो मतलब ये सारी चीज़ें सोशल प्रोसेसेस के अंदर आएंगी, ठीक है? आई थिंक आप लोग इसको खुद से डिस्क्राइब कर सकते हो बड़े अच्छे से, आप इमेजिन कर सकते हो ना, अब आप ये सारी चीज़ें जान गए तो, ठीक है? अब जैसे अगर हम लोग कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन कहाँ पे ज़्यादा होता है? नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होता है ना? रूरल में कि अर्बन में ज़्यादा होता है? कहाँ पे होता है? स्ट्रैटिफिकेशन कहाँ पे ज़्यादा होता है? सब बता सकते हो ना अब आप? स्तरीकरण कहाँ पे ज़्यादा होता है? किस टाइप की सोसाइटी में ज़्यादा होता है? सब बता सकते हो ना? तो ये सारी चीज़ें। अब आप इसको, अगर आप इसके उपयोगिता की अगर बात करो, सोशल इकोलॉजी पढ़ने का क्या फ़ायदा है, लाभ की बात करो, यूटिलिटी ऑफ सोशल इकोलॉजी की बात करो, तो वो भी आप अब बता सकते हो। देखो, अगर हम लोग सोशल इकोलॉजी की स्टडी करें, सोशियोलॉजिस्ट लोग, तो क्या होगा? किसी एरिया की क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है, क्या उसकी जड़ है, उस तक हम पहुंच सकते हैं, ठीक है? अगर हमें असली कहीं की प्रॉब्लम पता चल गई, जड़ पता चल गई, अगर हम लोग लग गए उस पर काम करने के लिए,
तो फिर उस सोसाइटी का डेवलपमेंट निश्चित तौर पर होगा ही होगा, है ना? सबसे बड़ा तो फ़ायदा यही है ना। और अगर कहीं का डेवलपमेंट नहीं हुआ है या हो चुका है, तो वहाँ पर बैलेंस कैसे रखना है? कैसी पॉलिसीज़ बना करके लोगों में आपसी प्रेम, सौहार्द सब कुछ बनाए रखें, बैलेंस रहे, या आपस में और ज़्यादा घुले-मिले लोग, सब कुछ कर सकते हैं हम लोग, अगर हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डीपली अंडरस्टैंड कर ली तो, है ना? अब जैसे सभी लोग जानते हैं कि स्कीम आई थी शौचालय की, ठीक है? शौचालय बनवाने की। तो इस चीज़ से सभी लोग रिलेट कर सकते हैं ना कि वो फ़ेल हुई, क्यों हुई फ़ेल? अगर वहाँ की इकोलॉजी को आप लोग समझ लेते, ठीक है? कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोगों की थिंकिंग कैसी है, ओपन माइंडेड है कि क्लोज़ माइंडेड सोसाइटी है, एजुकेशन का लेवल क्या है, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, एरिया कैसा है, सब कुछ जान जाते अगर, तो हम लोग सही से हर चीज़ का नियमन कर सकते हैं, है ना? अगर हम लोग कहीं पर ऐसे ही सोचे कि वेस्टर्न कंट्री में अगर सोचे कि हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन बड़ा ग्रो कर रही है, ऑनलाइन कोर्सेज़ हम लोग दे देते हैं लोगों को, और इन कोर्सेज़ को ये लोग अटेंड करेंगे और उसके बाद एग्ज़ाम देने आ जाएँगे, और हाँ, फिर अच्छे मार्क्स आ गए तो मतलब डिग्री दे देंगे हम। और ऑब्वियस सी बात है, सभी लोग अटेंड कर लेंगे आराम से कभी भी घर पे बैठ के, और सभी लोग एजुकेट हो सकते हैं। चलो हम लोग क्या करते हैं, गाँव में जा कर के इस स्कीम को लागू कर देते हैं। अब पता चला गाँव में तो किसी के पास फ़ोन ही नहीं है ना? अब पता चला गाँव के लोग इतने ज़्यादा नैरो माइंडेड हैं कि लड़कियों को फ़ोन ही नहीं देना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि लड़कियाँ बर्बाद हो जाएँगी फ़ोन से, है ना? कुछ लोग तो मैंने देखा है गाँव में फ़ोटो भी क्लिक नहीं करने देते हैं कि लड़की लड़की फ़ोटो सेल्फ़ी क्यों ले रही है? मतलब, तो सोचो, अगर वहाँ की स्कीम यहाँ पे ला कर के डाल दी तो क्या कुछ फ़ायदा होगा? नहीं होगा। तो मतलब सोशल इकोलॉजी पढ़ने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बुक पढ़ो आराम से, बढ़िया से पॉइंट्स उसमें से छाँटो, अब सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? हम लोग आपको कुछ नया वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है? मैं नया वीडियो बना दूँगी आपके लिए अनदर टॉपिक पे। तो आज के लिए तो इतना ही। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। बाय बाय।